नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 6 की जो इतिहास की पाठ्यपुस्तक है हमारे अतीत, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और आज हम जानेंगे कि हमारे अतीत के जो पार्ट 4 है, जो हमें ये बताएगा कि हमें क्या बताती हैं कब्रें और आसपास के जो किताबें हैं। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ कर चुके हैं और आज हम बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमने पीछे पढ़ा था उसको हम शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ पे पहुंचेंगे। तो क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें में? हमने दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, शायद आप लोगों ने ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद सबसे पुराने वेद हैं, इसके बारे में आपने कभी पढ़ा होगा, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, कितनी? 1000 से ज्यादा, जिन्हें सुक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुक्त। आपको मैंने पहले बताया था और मैं दोबारा भी आपको बता देता हूँ। सुक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया, जो एक अच्छी तरीके से आप बोलते हैं। जैसे आप कहते हैं कि एक सेंटेंस है, एक पूरा सेंटेंस है, उस तरीके से ये सुक्त है। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नि, मैं थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो और मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत ना हो। ठीक है, अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, अग्नि आग के देवता है, इंद्र युद्ध के देवता है, सोम एक पौधा है जिसके खास पेय बनाया जाता है। पेय मतलब जो पीने का जो पेय होता है उसे यहाँ पे ड्रिंक जिसे कह सकते हैं आप। कोई जैसे हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं तो कहते हैं ना, गर्मियों के लिए ऐसे कोई पेय बनाने चाहिए, ठंडाई वगैरह ऐसा कुछ। ठीक है, वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। किन्होंने की है? ऋषियों ने। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। इसलिए अधिकांश सूक्त के रचयिता, सीखने और सिखाने वाले कौन होते थे? वो पुरुष होते थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राग संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? या तो प्राकृतिक भाषा या वैदिक संस्कृत कहलाती है। किसकी? वेदों की भाषा। हम आपको पता होना चाहिए कि हम जो यहाँ पे जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो जो चैप्टर है वह हमें कब्रें और किताबें क्या बताती हैं इतिहास में। जो कब्रों के द्वारा या जो किताबों के द्वारा जो भी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं उसके बारे में ये चैप्टर है। और उसी के वो हमें क्या बताती है, इतिहास हमें किस प्रकार से बताता है। तो हमें इतिहास से कैसे पता लगता है? आपको बताया कि पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं, जिसमें बर्तन होते हैं, किताबें होती है, ठीक है, ऐसी जो चीजें होती हैं उनके द्वारा हम लोग पता लगता है। लेकिन जो इतिहास है मुख्यतः अगर वह लिखित रूप में है तो वह इतिहास ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में यहाँ पे मैंने बताया था। ठीक है, और हम जिन किताबों को में लिखी हुई, जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, मतलब सुना जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले ही हुआ है। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? ठीक है, इतिहासकार पुरातत्ववेताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। विश्वामित्र नामक ऋषि, कौन? देखिए, विश्वामित्र, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज आती है कि विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां, कौन सी? व्यास और सतलुज। पहले तो विश्वामित्र और उसके बाद में व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ठीक है, आपको ये सूक्त यहाँ पे देखने को मिलता है। अभी हम आगे चलेंगे। इन दोनों नदियों को मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में खोजें तथा फिर पढ़ें। ठीक है, अभी भैया मानचित्र 1 कहाँ गया? मानचित्र 1 या तो हमें देखना पड़ेगा, अगर नहीं मिलता तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ पे मानचित्रों के बारे में इस वाले चैप्टर में मानचित्र 1 है नहीं, मतलब मानचित्र 1 वो पुराने वाले चैप्टर में था। कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं।
ठीक है, चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना है, ये आपके सामने है, ठीक है। और बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी है पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था? एक बुर्ज वृक्ष की छाल के ऊपर, ठीक है। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है, ठीक है। तो पुणे जो महाराष्ट्र में स्थित है, और पहले मराठाओं की राजधानी भी हुआ करता था, बीजापुर और बाकी रायगढ़ वगैरह जो क्षेत्र है, वहाँ जो मराठा जो क्षेत्र है, मराठा क्षेत्र, छत्रपति शिवाजी जी का आपने नाम सुना होगा, जो कि मराठा थे, और आज भी बहुत सारे मराठा हैं। तो उन लोगों के क्षेत्र में आज भी ये स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। विश्वामित्र और नदियां, ठीक है। यहाँ पे विश्वामित्र और नदियों के बाद में एक संवाद है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप हमसे जुड़े रहे। जो ये यूट्यूब पे मटेरियल्स आपको मिलता है, मैं मानता हूँ कि मैं खुद भी यूट्यूब से काफ़ी पढ़ता हूँ, और बहुत अच्छा रहता है हमारी प्रिपरेशंस के लिए। तो आप एक जिम्मेदार नागरिक बने, आप जो आपको चीज़ मटेरियल मिल रहा है उसको आप अच्छे से पढ़े, अच्छे से याद करें, और उससे सीखे, चीज़ें आत्मसात करें। देखिए, अगर आप देखेंगे कि ऋग्वेद से अभी तक चीज़ें कैसी कैसी हैं और कैसी बची हुई हैं, ठीक है। अगर इतने वर्षों पुरानी, 3500 वर्ष पुराने यहाँ पे जैसे बताया गया है कि ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई, मतलब आज 2000 ईस्वी अभी हो गया है, तो 1500 ईसा पूर्व ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई। उसके पश्चात भी आज तक वह ग्रंथ हैं, ठीक है। और वह जो चीजें हैं आज भी चल रही हैं। आज भी हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं और उनको मानते हैं। तो इसलिए ही इतनी वर्षों तक चली, क्योंकि हम लोगों ने उसका आदर किया। अगर हम अपने आसपास के वातावरण का आदर करते हैं तो डेफिनेटली वो लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ चलेगा। परंतु जिस प्रकार से आज का समय आ गया है, लोग बिल्कुल भी वातावरण के प्रति संवेदनशील नहीं है, ना ही हम पौधे लगाते हैं, ना ही हम अपने आसपास के जो प्रदूषण है उसको कम करने का प्रयास करते हैं। हम अत्यधिक बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कारण वश हमारे जो पर्यावरण है, जैव विविधता है, ठीक है, हमारी प्रकृति के ऊपर, हमारे जो वायुमंडल के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है, और कैसे कैसे करके जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है वो समाप्त होते जा रहे हैं हमारी आवश्यकता के कारण। तो सीमित आवश्यकताओं के द्वारा हम अपनी चीजों को, अपने जीवन यापन को कंट्रोल में ला सकते हैं और एक बेहतर जीवन बना सकते हैं। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आप लोग हैं, आप ही लोग इस चीज को बदलाव लेके आ सकते हैं। हमारा जितने भी जो ग्रुप है, जो जितने भी मित्र हैं, हम एक ही बात बोलते हैं कि हम जो हमारा जीवन है, अगर आप देखा जाए कि एक पर्वत की भांति है, ठीक है। ये एक पर्वत है, ठीक है, मैं एक पर्वत है, और उस पर्वत पे ये शिखर है। तो जब व्यक्ति पैदा होता है तो वह ऐसे ऊपर की तरफ शिखर पर चलता है और यहाँ पहुंचता है, और फिर शिखर से नीचे उतरने की बारी आती है। तो हम लोगों ने, जो आज की युवा पीढ़ी है, वह लोगों ने अपना जीवन यहाँ तक पहुंच गए हैं। अब उनके जीवन में वह अब आगे, उनके आधा जीवन व्यतीत हो चुका है और आधा जीवन बाकी है। लेकिन आप लोगों ने, जो आज की न्यू जनरेशन है, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा हुआ, अभी इस जगह पे है, उनको यहाँ तक पहुंचना है। तो आपको एक अच्छा जीवन प्राप्त हो, एक सुंदर जीवन प्राप्त हो, एक शुद्ध वातावरण प्राप्त हो, जिसमें आप जब सांस ले तो आपको अच्छा लगे, वह उसके लिए भी आपको ही प्रयत्नशील होना पड़ेगा। हम लोगों ने, जब हम छोटे थे, हम लोग भी पेड़ लगाते थे, हम लोग पटाखे कम जलाते थे। जब हमें बताया है कि पटाखे जलाने से इस प्रकार से वातावरण में प्रदूषण होता है, ग्रीन हाउस गैसेज जो होती है, उसके साथ साथ में और भी हानिकारक गैसेस जो होती है उसमें इजाफा होता है, और जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ता है। तो हमने उस चीज़ों को कम किया। आपको भी आज समझने की आवश्यकता है कि आपको पर्यावरण के प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा और पेड़ पौधे लगाने होंगे, तभी आप आने वाले समय में एक अच्छा जीवन व्यतीत कर पाएंगे। देखिए, मैं ना एक आपको छोटा सा दिखाता हूँ। देखिए, आपके सामने ना एक ड्राइंग है, एक पेंटिंग है, एक स्नैपशॉट है, आप जो भी बोल सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है कि एक बच्चा, चारों तरफ औद्योगिकरण हो चुका है। देखिए, यहाँ पे जो पेड़ हैं
ठीक है, वो पेड़ जो हैं वह क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, और चारों तरफ धुआं ही धुआं है, प्रकाश है नहीं आकाश में, बिल्डिंगे हैं, और क्या है यहाँ पे, घर है बहुत सारे, औद्योगिकरण हो चुका है, लेकिन सांस लेने के लिए वायु नहीं है। इस पृथ्वी पर जल और वायु के कारण ही जीवन संभव है, और जो हमारी वायु है वह हमें क्या देते हैं, हमारे पेड़ पौधे प्राप्त, हम उनसे प्राप्त करते हैं। अगर धरती पर इसी प्रकार से औद्योगिकरण हो रहा है, लेकिन अगर उसको सही तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट किया जाए, या हम जो अपने आसपास की अपनी जिम्मेवारी, देखिए सरकार अपने कार्य कर रही है, लेकिन जब तक हम सब अपने स्तर पर नहीं रोकेंगे चीजों को, तब तक ये चीज ऐसी चलती रहेंगी। और आने वाले समय में ये आप जो देख रहे हैं ना, ये आप नहीं, लेकिन आपके बाद में जो जनरेशन होगी उसको ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास गुड प्योर ऑक्सीजन नहीं बचेगी। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अभी से ही वृक्षारोपण करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करें। अगर हम वृक्षारोपण नहीं भी कर सकते तो प्रकृति में, पर्यावरण में कम से कम प्रदूषण पहुंचाए, प्रदूषण को नियंत्रित करने का प्रयास करें। चलिए मानते हैं कि हम लोग ज्यादा पेड़ नहीं लगा सकते, आपके पास घर नहीं है या कोई ऐसी जगह नहीं है पे आप पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन आप अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको तो कम कर सकते हैं। अगर आपके अभी आवश्यकता नहीं है तो आप लाइट बंद कर सकते हैं, पंखा बंद कर सकते हैं, कूलर नहीं चलाना अगर गर्मी नहीं लग रही है। अगर आप रूम में नहीं तब भी आपके घर में पंखा चल रहा है, या आप पानी को बर्बाद कर रहे हैं, तो आप ये सोचते हैं कि बिजली जलाने से संसाधन का क्या नुकसान है। हमारे पास जो कोयला है, पेट्रोलियम है, और भी जो जन संसाधन है जिसके कारण हम लोग विद्युत उत्पन्न करते हैं, वह प्राकृतिक संसाधन है। और जब हम उसका दोहन करते हैं तो जो उससे पॉल्यूशन होता है, जैसे कि यहाँ पे धुआं निकल रहा है ना, ये तो जो धुआं निकल रहा है, ये धुआं जो है, अगर ये समझ लीजिए कि अगर ये कोई थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जहां से एनर्जी बनती है, जहां से विद्युत बनती है, और किसके द्वारा बनती है, कोयले के द्वारा। कोयला गर्म होता है, फिर जो ठंडा होता है तो कोयले में जलता है, तो कोयले के अंदर गैसेस नहीं निकलती जब वो जलता है, उससे क्या होगा, जो हमारा वातावरण है वो गर्म होता जाएगा। तो इस प्रकार से हम वातावरण में क्या भेज रहे हैं, हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो मुझे लगता है आप समझदार हैं, मैंने बहुत ज्यादा बात को लंबा खींचा, लेकिन क्या पता आप समझ गए हों। और चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस चीज को। देखिए साथियों, ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, मतलब आप देख सकते हैं कि मवेशियों को कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, और बच्चों को खासकर उसमें पुत्रों को। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने वाला, ठीक है, अश्वचलित रथ जिसे कहते हैं ना, आर्यंस के पास थे। तो ऋग्वेद के जो रचयिता है, वैदिक काल जो है उसमें आर्यंस की बात कही है। रथ खींचने के काम लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे, मतलब मुख्यतः पशुधन पर ही लड़ाई हुआ करती थी। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, अच्छे चारागाह हो या जहां पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलें को उपजाया जा सके। तो लड़ाइयां पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। आपने भी देखा होगा कि आपके घर में जब हवन होता है तो आप आहुति देते हैं, हम स्वाहा, हम जो भी कोई जो मंत्र होता है, जो भी आपके घर में होता है, गायत्री मंत्र होता है, उसके बाद में हम स्वाहा ऐसे करके हम उसमें देते हैं ये हवन के अंदर। तो उसमें इस प्रकार से घी, अनाज, कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। वहां ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है, लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्द को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया जाता है। पुरोहित, जिनका कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, और दूसरे लोग कौन थे, हुए थे राजा।
ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हमने ऑलरेडी ये कर चुके हैं हम। अगर आपने नहीं देखी हो तो वीडियो आप प्लीज देख लीजिएगा, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और तभी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसमें थोड़ी ज्यादा आपको चीजें बताते हुए जाऊं, और आप आराम से वीडियो को देखिएगा। थोड़ा आगे भी फास्ट फॉरवर्ड करके दे सकते हैं या थोड़ा स्लो करके भी आप दे सकते हैं, जो चीजें आपकी काम की है। लेकिन ये बहुत अच्छा चैप्टर है और इसको आपको अच्छे से पूरा देखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। मतलब ये राजवंश वाला सिस्टम नहीं था वहां पे, ठीक है, ना ही कोई बहुत बड़े बड़े महलों में रहते थे। ठीक है, पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो और पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। ठीक है, ये सब आगे चीजें हम पढ़ते हैं। खामोशी प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ठीक है, खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, अभी हम इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा होता है और पाषाण मतलब पत्थर, बड़े पत्थर वाले नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। ये प्रथा दक्कन, मतलब जो दक्कन का पठार है, अब जब मैंने बताया ना आपको महाराष्ट्र के अंदर, वो सारा दक्कन का पठार है, जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आपका कुछ क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वो सारे क्षेत्रों में वह आपको मिलेगा। दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। ठीक है, क्या प्रचलित थी? ये शिलाखंड महापाषाण जो थे, उनको कब्रें बनाने के लिए प्रथा जो इस्तेमाल की जाती थी, वह उस क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता था। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। देखिए, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इस तरह के महापाषाण को ताबूत शवाधान, ठीक है, ताबूत तो आपको पता है जिसमें रखते हैं, और इसके बगल में आप देखिए महापाषाण है, बड़े बड़े पत्थर है। शवाधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है, जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का क्या था, रास्ता था। देखिए यहाँ पे कहाँ पे है, देखिए ये रहा पोर्ट होल। ठीक है, क्या पता इसके अंदर कमरे में जाने के लिए कोई रास्ता। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी औजार हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं, आगे आगे चलते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। और आज भी आप देखते होंगे कि जहाँ किसी को दफनाया जाता है तो वहाँ पे कब्र के आगे एक पत्थर लगाया जाता है। ठीक है, और उस पर लिखा हुआ होता है, उसके बारे में सारी डिटेल्स होती है। तो उस समय ऐसा था और उसके बाद अभी तक ऐसा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना, जैसा होता है आपको पता ही है। इतने समझदार आप भी हैं, 6ठी क्लास में आप पढ़ते हैं, और बहुत सारे लोग मेरी इस वीडियो को हम लोग देख रहे होंगे, बड़े बड़े विद्यार्थी भी देख रहे होंगे जो आयु में ज्यादा हैं, कोई अभिभावक भी देख रहे होंगे। तो सभी का वेलकम है, और आप समझदार हैं, आपको पता है कि क्या क्या कार्य करने पड़ते हैं। इन सब कब्रों में कुछ समानता है। समानता मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझ में आती है, आज के समय में जैसा होता है वैसा नहीं है। उस समय में जो गड्ढे खोदे, बड़े बड़े पत्थरों को लेके आए, उनको तराशा, व्यक्ति को दफनाया, वैदिक काल में जो ये चीज दिखाई जा रही है, उसके अलावा वहां पे मिट्टी के बर्तनों के साथ में क्या करते थे, उसको दफनाया जाता था। ठीक है, मिट्टी के बर्तनों के साथ में, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। तो घोड़े का कंकाल मिलता है, लोहे के हथियार मिलते हैं, औजार मिलते हैं, सोने के गहने मिलते हैं, पत्थर मिलते हैं। ये सारी चीजें कहाँ मिलती है? हमें कब्रों में मिलती है। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? ठीक है, ये प्रश्न है।
मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं लोहे के बारे में हड़प्पा सभ्यता में। जो भी आर्य जब आए भारत में और जब वैदिक काल जो शुरू हुआ उस समय लोहे का प्रयोग माना जाता है, ठीक है। इसलिए ना ही आपको बड़े हथियार मिलेंगे हड़प्पा सभ्यता में और ना ही लोहे से बनी कोई अन्य चीजें मिलेंगी, ठीक है। महापाषाण कब्रों में मिले लोहे के सामान यहाँ पे आपके सामने है। बाई और घोड़े के लिए सामान नीचे, बाई और कुल्हाड़ी नीचे एक कटार, ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ सामान है, आगे बढ़ते। कटार भी है यहाँ पे। कटार आपको पता है एक छोटा सा चाकू जैसा होता था जो हथियार होता था, ठीक है। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद ये मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र से ज्यादा चीजें मिलती है। मानचित्र 2 पर प्रश्न 13 ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति भी में भिन्नता को दर्शाता है कि भैया कोई अमीर था तो वो ज्यादा सिक्के, कोई सोने के सिक्के है तो कोई लोहे का जो औजार है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, लोहे के औजार रख रहा है। तो वहां की उनकी सामाजिक स्थिति के बारे में भी वह बताता है। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे और कुछ लोग गरीब, और कुछ लोग सरदार थे और दूसरे उनके अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे ये दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टानों चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। जैसे कि एक ही स्थान पे उनके परिवार के अन्य लोगों को दफनाने के लिए। अब आपको समझ में आया कि जो पोर्ट होल था वो क्या काम करता था कि वापस उसके अंदर डालने के लिए अन्य व्यक्तियों को। और जो बड़े बड़े पत्थर जो बाहर होते थे वह क्या करते थे, वह बताते थे कि ये वो जगह है। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में प्रश्न 13 इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। क्या तुम्हें लगता है कि यह किसी सरदार का शव था? अपने जवाब का कारण आपको बताना है। क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन, ठीक है। थोड़ा सा चैप्टर हमारा रह गया है, उसको हम फिर कंप्लीट ही कर देते हैं, ठीक है। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम ये पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा समझ के साथ समस्या है। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। उस समय में पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हस्तियों की जांच है, ठीक है। क्योंकि महिलाओं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूला पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। जो लोग पुरातत्वविद होते हैं, जो कंकालों का अध्ययन करते हैं, उनको ये चीज पता होती है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि पुरुष के शरीर में 360 अस्थियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत अस्थियों को जोड़कर और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई होगी। आज से 2000 साल पहले
उन्होंने ये बता दिया था, ठीक है। जो आज हम बता रहे हैं वो 2000 साल पहले बता दिया था। कितना मतलब ज्ञान था हमारे देश के जो विद्वान थे उन लोगों में। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्हें इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठी की होगी? प्रैक्टिकल के द्वारा, है ना, सीधी सी बात है। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रस भरियां एकत्र भी की जाती थी। ये सारे इनाम गांव से हमें साक्ष्य मिले। इस प्रमाण के आधार पर इनाम गांव में लोगों के काम धंधों की एक सूची बनाओ। आप बना सकते हो भैया, अगर मछली के अड्डे मिलते तो सीधी सी बात है मछली पालन भी करते होंगे, मछली बेचते भी होंगे। इस प्रकार से आपको अपना भी थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है। इतिहास में आप साक्ष्यों के आधार पर बता सकते हैं कि वहां पे क्या चीजें हुई थी, और कुछ नहीं है, इतिहास बहुत सरल है, आपके सामने है सब कुछ, और आपसे जो पूछा जाए वो आपको बता देना। एटलस में चीन को देखो, लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ के लेखन कला की सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती है। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ इन्हें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। ये चीन की बात बताई जाती है। जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी, ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। बिल्कुल हो सकता है। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वह लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ये हमें चीन के बारे में पता लगता है। ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच कोई एक फर्क बताओ। आप बताएंगे? देखिए, तो लोहे की बात हो जाती है यहाँ पे कि वह लोग लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे और यहाँ पे लोहे का इस्तेमाल करना जानते थे। और वह लोग बड़े बड़े महलों में रहते थे, चीन के लोग, राजा लोग। यहाँ के लोग बड़े बड़े महलों में नहीं रहते थे। तुम कल्पना करो, तुम 3000 वर्ष पहले के इनाम गांव में रहती हो। पिछली रात सरदार की मृत्यु हो गई। आज तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं। यह बताते हुए सारे दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा? उपयोगी शब्द: वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल और लोहा। और कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे चैप्टर है ये क्या हो गया है, ये समाप्त हो गया है। और क्वेश्चन आंसर सेट आपको पता है कि हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे अच्छे से। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप सच में जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, और इस प्रकार से आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आप ऐसे पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, जितना हो सके लोगों की मदद करिए और पर्यावरण को बचा के रखिए, तभी ये धरती बचेगी और इस पृथ्वी पर एक खुशहाल जीवन आप जी पाएंगे। तो आप घर पे रहिए। और आपके लिए एक छोटा सा मैसेज वीडियो के बीच में भी आया होगा मेडिटेशन के थ्रू, आप उसके जो लिंक होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, आप जरूर देख लीजिएगा। और अभी भी मैं आपके लिए छोटा सा मैसेज ये डालूंगा, आप उसको पढ़िएगा और आगे मेडिटेशन के थ्रू आप जीवन को अपना अच्छा बना सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। आगे हम जल्दी मिलेंगे। ये मैसेज आपके लिए।